नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है गठबंधन और गठबंधन का महत्व। ये ऊपर देखिए, मैंने 25 दिसंबर को शिवसेना उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन के बारे में बात की थी और उसमें स्पष्ट बताया था कि अगर उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वो ज्यादा फायदे में रहेंगे, अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ते हैं तो और ज्यादा फायदे में रहेंगे। लेकिन अगर वो राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो मुंबई में उनका महापौर बनना असंभव है। वो बात पूरी सही हुई। आप देख सकते हैं उस प्रोग्राम को लिंक लेकर। तो मेरा ये कहना है कि अगर उच्च स्तर पर कांग्रेस ने और शिवसेना उद्धव गुट ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा होता तो निस्संदेह ये सारे आंकड़े जो बता रहे हैं, चाहे वोट प्रतिशत हो या सीटों का आना उन लोगों का हो, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस गठबंधन का ही महापौर बनता मुंबई में। लेकिन उन्होंने गठबंधन नहीं किया और उसका परिणाम सामने है। और राज ठाकरे की जहां तक बात करें तो राज ठाकरे को जो 6 सीटें मिली हैं वो उद्धव ठाकरे की हैं। राज ठाकरे इस स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थे कि वो एक भी सीट जिता पाए, लेकिन जो 6 सीटें वो जीते हैं वो उद्धव ठाकरे की मेहरबानी से ही जीते हैं। उनका अपना उसमें कोई आधार नहीं है। मुंबई में मैं बताया था कि जो भूगोल बन गया है वो भूगोल इस प्रकार से नहीं रहा कि अब राज ठाकरे जैसे लोगों की उस जगह पे कोई स्थान हो राजनीति में। और राज ठाकरे अगर जिस पार्टी से भी अब गठबंधन करेंगे वो नुकसान में ही रहेगा, और न केवल मुंबई में बल्कि महाराष्ट्र में, क्योंकि जो अन्य प्रदेशों के लोग मुंबई में मुंबई में अन्य क्षेत्रों में रहते हैं, महाराष्ट्र के अन्य जिलों में कुछ हद तक रहते हैं, तो भले ही ना कहें लेकिन अंदरूनी तो उनके मन में राज ठाकरे के प्रति एक भाव रहता है कि ये जो है हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश और हमारे समाज के लिए दुर्भावना रखता है। तो वहां भी भले ही बहुत छोटा वोट हो वो, लेकिन वो वोट निगेटिव ही जाता है। भले ही वो दिखाएं कुछ भी, लेकिन वो वोट राज ठाकरे के निगेटिव जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आखिर ये गठबंधन क्यों नहीं हुआ, सवाल ये है, चर्चा इस पे होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले जो मुंबई के कांग्रेस के प्रभारी थे रमेश चेन्नीथैला, उन्होंने जैसे ये घोषणा की कि हम मुंबई में अकेले चुनाव लड़ेंगे, तभी तय हो गया था कि अब जो है बहुत गठबंधन का होना बहुत मुश्किल है। लेकिन उम्मीद थी कि उच्च स्तर पर कोई बातचीत करके महाराष्ट्र, न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र में भी गठबंधन बना लिया जाएगा। रमेश चेन्नीथैले का कहना था कि हमारे अधिकांश जो कार्यकर्ता हैं उनका ये भाव है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए और उससे हमारी पार्टी मजबूत होगी, वोट मजबूत होगा और हमें सीटें भी ज्यादा मिलेंगी। ये रमेश चेन्नीथैला ने क्यों कहा, किस लिए कहा, ये तो पता नहीं कि क्यों कहा, गर्व में है ये बात। लेकिन हाँ, उच्च स्तर पर अगर संज्ञान लेकर नेतृत्व इस पर अगर विचार करता तो महाराष्ट्र में इतनी बुरी हालत नहीं होती कांग्रेस की और उद्धव ठाकरे की पार्टी की, यूबीटी की, जो अभी सामने है। देखिए, गठबंधन कभी भी किसी को नुकसान नहीं देता अगर वो राज ठाकरे जैसे के साथ न किया जाए तो। गठबंधन का इतिहास है कि गठबंधन भले ही कितनी नीचे स्तर पर चला जाए, उसके परिणाम कितने नीचे आ जाए, लेकिन वो लाभ जरूर देता है। छोटे से मैं उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश ने गठबंधन किया लोकसभा चुनाव 2019 में। तो जो जहां मायावती की एक भी सीट नहीं थी, वो मायावती ने 10 सीटें जीती और अखिलेश ने 5 सीटें जीती, जबकि उन्होंने पिछले बार भी 5 सीटें जीती थी 2014 के चुनाव में। लेकिन गठबंधन का फायदा ये हुआ कि दोनों का मिला के 15 सीटें बनी उत्तर प्रदेश में। ये गठबंधन का फायदा था। और वहीं जब मायावती ने गठबंधन तोड़ लिया और 2024 में जब वो मैदान में आई अकेले, तो नतीजा सामने के बसपा आज किस हालत में है। वहीं कांग्रेस ने जब 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था तो 7 सीटें आई थी। लेकिन जब गठबंधन नहीं किया 2022 के चुनाव में तो 2 सीटें आई। भले ही आंकड़ा बहुत कम हो, लेकिन गठबंधन से फायदा जरूर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जहां भी गठबंधन करेंगे
आपको फायदा होगा, भले ही वो उस समय आपकी लहर ना चल रही हो या पार्टी का उतना आधार ना हो, उतनी उसकी लोकप्रियता ना हो, लेकिन अगर आप किसी अच्छे दल से गठबंधन करते हैं तो भले ही पार्टी ना जीते, लेकिन गठबंधन को फायदा होता है। तो और सबसे बड़ी चीज गठबंधन की होती है कि विश्वास, आपको उस पर लगातार विश्वास रखना चाहिए। अगर 2019 में मायावती और अखिलेश यादव ने जो गठबंधन तोड़ा और वो 24 में बनाए रखते और कांग्रेस उसमें मिल जाती, तो ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में सारा उत्तर प्रदेश ही इन्हीं का होता, हर लिहाज से। आप 2024 का वोट समीकरण, सीटों का जो जीतने का जो संख्या है, नंबर है, वो आप मिला लीजिए, तो स्पष्ट लगता था कि किसी और के लिए स्पेस नहीं बचता। लेकिन मायावती ने ऐसा नहीं किया, गठबंधन तोड़ दिया, और कांग्रेस के साथ जब गठबंधन हुआ तो अखिलेश ने कभी उतनी, समाजवादी पार्टी ने कभी 33 सीटें नहीं जीती थी, कई बार सरकार उनकी रही लेकिन कभी नहीं जीती थी। लेकिन गठबंधन का ही फायदा था कि दोनों ने मिलकर 43, गठबंधन ने मिलकर 43 सीटें जीत ली वहां पर 80 में से। ये गठबंधन है, और गठबंधन हमेशा फायदा देता है, लाभकारी होता है। लेकिन गठबंधन के कुछ विरोधी भी हैं। अब मैं बात करता हूं, आप बहुत बारीकी से इस बात को सुनिए और समझिए। गठबंधन जो होता है उसमें बहुत से लोग चाहते हैं कि गठबंधन ना हो। जैसे उस पार्टी का भेजा गया प्रभारी, वो तय करता है कि गठबंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अधिकतर हमने देखा है कि जहां तक मैं कांग्रेस की बात करूं तो प्रभारी चाहता है कि गठबंधन ना हो। क्यों? समझिए आप, जितनी ज्यादा संख्या में कैंडिडेट लड़ेंगे वो प्रभारी के लिए बहुत माकूल होंगे, क्योंकि भले ही वो चुनाव हार जाएं, लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार उसके लिए लाभकारी होंगे। क्यों होंगे बताने की जरूरत नहीं है। हारे हुए जो उम्मीदवार होते हैं, जहां पार्टी बहुत कमजोर है, सीट पर बहुत कमजोर है, वहां पर ऐसे उम्मीदवार भी आते हैं जिनको भेजा जाता है कि आप प्रभारी को मैनेज करिए और अपनी सीट लीजिए और चुनाव लड़िए। तो प्रभारी जो है इस लिहाज से तय करता है कि उसका कितना लाभ और हानि है। उसे पार्टी से कोई मतलब नहीं होता कि पार्टी की क्या स्थिति है और उसे क्या हानि होगी या लाभ होगी। महाप्रभारी जो होता है वो अपने लाभ के बारे में ज्यादा सोचता है। इसके स्पष्ट प्रमाण है कि मध्य प्रदेश में 2 चुनाव विधानसभा के प्रभारियों के कारण हारे गए हैं। अभी वर्तमान में हरियाणा का चुनाव प्रभारी के कारण हारा गया है। छत्तीसगढ़ में भी प्रभारी के कारण ही चुनाव हारा गया है। ये प्रभारी की अगर भूमिका सक्रिय होती और सही होती तो ये नतीजे नहीं आते जो नतीजे हमें देखने में मिल रहे हैं। प्रभारी का काम ये होता है कि वो अपना काम करे और निकल ले, उसे पार्टी से कोई मतलब नहीं होता। उसे पार्टी की निष्ठा, पार्टी का विश्वास, कार्यकर्ताओं की जो उम्मीदें होती है उससे उसे कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति बन के जाता है जहां उसे सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, अपना लाभ दिखता है। कई बार कार्यकर्ता परिस्थितियां बताती है कि ये जो कैंडिडेट लड़ाया गया है, जिसको टिकट दिया गया है, ये कहीं से भी नहीं जीत रहा, पूरा निगेटिव है। कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि हमारा विनिंग कैंडिडेट ये है, जनता कहती है कि हाँ ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है, अगर ये आ गया तो बिल्कुल जीत के मुहाने पर है, लेकिन उसे टिकट नहीं दिया जाता और ऐसे कचरे आदमी को टिकट दे दिया जाता है जो जमानत भी नहीं बचा पाता। तो ये तो प्रभारी की जिम्मेदारी होती है कि इतने सालों जब वो घूमता है, कार्यकर्ताओं से मिलता है, तो कैसे पता नहीं होता कि जो जिस कैंडिडेट को हमने टिकट दिया है वो किस स्थिति में है, क्या उसकी हालत है। लेकिन फिर भी प्रभारी जो होता है वो अपना स्वार्थ देखता है। ये रमेश चन्नीथैले का क्या स्वार्थ था वो बताएंगे। इसी तरह मैंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी बताया था कि अविनाश पांडे ने घोषणा कर दी है कि उत्तर प्रदेश में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये कैसे घोषणा कर दी है, किस आधार पर कर दी है? एक परसेप्शन बनाने के लिए घोषणा कर दी है, ताकि पहले से हम परसेप्शन बना दें। कमजोर पार्टी, हारी हुई पार्टी और विपक्षी पार्टी के लिए गठबंधन आज वर्तमान राजनीति में अनिवार्य अंग है। आज के समय में
इसके बगैर अब आप कोई सोचे कि आप बहुत कोई गेन कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है, विशेषकर जब आप विपक्ष में हो। और ये तो सत्ताधारी पार्टी से सीखना चाहिए कि वो गठबंधन को कितने, सत्ता में होने के बाद, सारे संसाधन होने के बाद भी वो किस तरह से गठबंधन की माला पिरोते हैं। छोटे से छोटे दल, छोटे से छोटे नेता, छोटे छोटे समाज के जो नेता होते हैं, उनको किस तरह जोड़ के अपनी जीत को तय करता है सत्ताधारी दल। ये तो उससे सीख लेना चाहिए विपक्षी पार्टियों को। ये इसीलिए कि एक ऐसा वर्ग है सत्ताधारी दल के अंदर, और उनका जो संगठन है उसमें जो उनके विश्लेषक हैं और जो हैं, उनकी इच्छा होती है कि कांग्रेस का गठबंधन किसी पार्टी से ना हो पाए। वो बहसों में, बैठकों में ये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर कांग्रेस से गठबंधन किया होता तो कोई फायदा नहीं होता, अगर कांग्रेस से गठबंधन करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो सत्ताधारी दल के और उनके जो समर्थक संगठन है, उनके व्यक्ति बैठाए हुए होते हैं। कैसा परसेप्शन बनाइए आप कि कांग्रेस से कोई दल गठबंधन ना करे। और कांग्रेस का जहां तक गठबंधन का सवाल है, मैं कई प्रोग्राम इसमें बना चुका हूं। कांग्रेस से गठबंधन करने से किसी क्षेत्रीय दल का हित नहीं हुआ। वो सारे क्षेत्रीय दल बरकरार हैं जिनका कांग्रेस से गठबंधन हुआ है, चाहे वो सत्ता में रहे हो या विपक्ष में हो, आज भी वो बरकरार स्थिति में है और वजूद में है, अपने राज्य में खड़े हुए हैं। तो कांग्रेस से गठबंधन करने से ना तो क्षेत्रीय दल को कोई नुकसान है, बल्कि फायदा ही है, और कांग्रेस को भी फायदा है। लेकिन इस गठबंधन के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। नीचे स्तर पर जो खेल खेला जाता है, उसे उच्च स्तर पर समझने की जरूरत है। हाईकमान को सोचना चाहिए, जो भी दल गठबंधन आपस में करे, कि वास्तव में स्थिति क्या है। हाई दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के पास, जैसा कभी इंदिरा गांधी के पास आर के धवन जैसा सलाहकार था, राजीव गांधी के पास सुमन दुबे जैसा सलाहकार था, और सोनिया गांधी के पास अहमद पटेल जैसा सलाहकार था, आज कांग्रेस में ऐसा सलाहकार नहीं है जिसकी पूरी जमीनी नजर रहती थी अपने क्षेत्र पर, पूरे कार्यकर्ताओं की, देश के सारे नेताओं पर। आज ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो नेतृत्व को बताता था कि वास्तविक स्थिति क्या है, और उसका परिणाम भी सामने रहता था। लेकिन आज दुर्भाग्य कांग्रेस का कि कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा त्यागी, निष्पक्ष, निष्ठावान सलाहकार नहीं है जो वास्तविक स्थिति से अपने नेतृत्व को अवगत करा सके। ये कांग्रेस का वर्तमान में दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। और जहां तक कांग्रेस का नेतृत्व जिस पर विश्वास करता है, और वो क्या सामने बाद में क्या आता है और उसकी क्या भूमिका सामने आती है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि गठबंधन का जो स्वरूप है, जो रूप है, वो बहुत पहले तय हो जाना चाहिए। अंतिम समय में किया गठबंधन भी कोई लाभकारी नहीं होता, और बड़ा सशक्त होना चाहिए, बड़ा विश्वसनीय होना चाहिए। और वो गठबंधन की जो विधा है, जो गठबंधन का जो स्वरूप है और जो विश्वसनीयता है, वो कार्यकर्ताओं तक भी पहुंच जानी चाहिए, दोनों दलों के, ताकि फिर बाद में किसी तरह की असमंजस की स्थिति ना रहे। ये गठबंधन की एक पहली शर्त, अनिवार्य शर्त है ये। तो जो गठबंधन नहीं का हो पा रहा है कांग्रेस का, या जो प्रभारी बन के जा रहे हैं, ये गठबंधन का काला चिट्ठा है जिसे पार्टी अभी तक नहीं समझ पाई। और ऊपर से परसेप्शन बनाने वाले जो अन्य दलों के विश्लेषक हैं और जो प्रवक्ता हैं, वो भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुल मिला के घालमेल ही चल रहा है। लेकिन इस पर अगर कोई सही निर्णय ले पाएगा तो वो जो गठबंधन बनाते हैं, उन दलों के शीर्ष नेतृत्व, जिन्हें हम हाई कमान कहते हैं, उनको इस बारे में सामने आना चाहिए और ये कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए। और उनके हाथ में लिए बगैर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, और इस तरह से हारे आप देखते रहेंगे। और अगर आप इस तरह से हारे नहीं देखना चाहते, तो आपको एक गठबंधन का एक स्वरूप बनाना पड़ेगा और एक एजेंडा बनाना पड़ेगा, और उस पर आपको काम करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें बताएं, और इस प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा, ताकि हम इसी तरह से प्रोग्राम आपको दिखाते रहें। धन्यवाद।